कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर भी करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं फटाफट अब अपने टॉपिक पे। टॉपिक हम आज का हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कितने ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं? s के 8, p के 3 और d के 2। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 6 ऑर्बिटल्स हो गए। अगेन इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल एटम जो भी है, जैसे यहाँ s है, यहाँ ये ब्रोमीन है, यहाँ पे ये जीनोन है, ये जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या हो सकते हैं? इधर दे में बी बॉन्ड पेयर और दे में बी लोन पेयर। ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे ही होंगे, तभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। चलिए चेक करते हैं क्या ऐसा है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? सल्फर हेक्साफ्लोराइड के केस में ऐसा हम चेक करते हैं। हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? सल्फर के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और अटैच्ड एटम भी कितने हैं? 6 है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है ना। तो ये इस तरह से सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ अपने 6 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। इस तरह से इसने अपने 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 6 फ्लोरीन के साथ क्या कर ली? कर ली। अब यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 6 और लोन पेयर क्या हो गए? 0, क्योंकि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए? यूज कर लिए। टोटल ऑर्बिटल कितना यूज हो रहा है? 6 और 6 ऑर्बिटल यूज होने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ जाएगा? sp3d2। और इस ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया हमारा? ऑक्टाहेड्रॉन। अगर यहाँ पे आप एंगल देखें तो यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये पूरे एंगल को देखें तो ये आपका 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड की बात करें ना, BRF साइड की बात करते हैं। तो अगेन यहाँ ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और कितने अटैच्ड एटम? ओनली 5 अटैच्ड एटम है। तो ये कैसे अरेंज होंगे? अब देखिए बच्चों, ये जो हम पूरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम साथ ही साथ एक और थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। हम वेस्पर थ्योरी भी साथ में अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वेस्पर थ्योरी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहता है? वेस्पर थ्योरी क्या कहता है? अब ये सिंपली आपको बस इतना ही बताता है कि ये जो लोन पेयर हैं, अभी यहाँ देखिए आपके 6 बॉन्ड पेयर्स थे। इस केस में देखते हैं कि कितने बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं। फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो अटैच्ड एटम कितने? ओनली 5 अटैच्ड एटम। ठीक है। तो ये हो गए इसके 5 अटैच्ड एटम्स। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था ब्रोमीन के पास? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और इन 5 एटम्स के साथ उसने 5 अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए? यूज कर लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी भी उसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। दिस इज, तो मैं दिखा देती हूँ ऐसे, क्लियरली विजिबल हो गया। तो दिस इज कॉल्ड लोन पेयर, यानी इसके पास 5 क्या हो गया हमारे? बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर कितना हो गया जी? लोन पेयर हो गए 1, है ना। टोटल ऑर्बिटल वही 6 है। हाइब्रिडाइजेशन अगेन हमारा क्या आ गया? हाइब्रिडाइजेशन तो वही रह गया sp3d2। तो वेस्पर थ्योरी क्या बताता है आपको कि आपको इन 6 बॉन्ड पेयर्स में से किस बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में कन्वर्ट करना है। अब जिसको चाहे उसको लोन पेयर नहीं मान सकते। हमें वेस्पर थ्योरी बताता है कि आप उसी को लोन पेयर माने जिससे कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्जन मिनिमम हो।
और इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो आपको ये बताता है वेस्पर थ्योरी कि हम लोन पेयर को कहाँ एडजस्ट करें कि हमारा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिपल्जन है लोन पेयर रिपल्जन या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो इन 6 में से हमने किसको लोन पेयर मान लिया, इसको मान लिया। आप इसको भी मान सकते हैं, इसका पोजीशन और इस बॉन्ड का पोजीशन दोनों सेम पोजीशन है, तो आप इसको माने चाहे इसको माने, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट आप इसको या इसको नहीं मान सकते, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए जिनोन टेट्राफ्लोराइड के केस में हम बात करें। जिनोन टेट्राफ्लोराइड के केस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस है तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और अटैच्ड एटम कितने, ओनली 4, 1 2 3 एंड 4। अब अटैच्ड एटम 4 है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन का इसने बॉन्डिंग बनाने में क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब कितने बच गए इसके पास, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी भी रहते हैं, जो कि क्या हो गए, इसके लोन पेयर हो गए। इट मींस यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए, टोटल 4, 1 2 3 4, और लोन पेयर कितने हो गए 2, अगेन 6 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो यहाँ भी आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, सेम sp3d2। यानी आपने देखा कि इन तीनों ही केसेस में हमारे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2, बट शेप आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है। तो जब कोई भी लोन पेयर नहीं था, ज्योमेट्री का नाम क्या था, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे ज्योमेट्री का नाम क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। याद रखना, बहुत ही आसान है। देखिए बच्चों, स्क्वायर बन रहा है ना, ये 2 फ्लोरीन हुई है, 2 फ्लोरीन, ये स्क्वायर बना रहे, इसको हटा दो तो ये स्क्वायर बना रहे, तो दैट इज स्क्वायर के साथ एक पिरामिडल है, तो पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। आपको याद रखने के लिए आप स्ट्रक्चर को ध्यान में देखिए और देखिए कि क्या बन रहा है, वहीं से आपको ज्योमेट्री के नेम्स याद रहेंगे। तो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए, क्या बच गया बच्चों, सिर्फ स्क्वायर बच गया, पिरामिड्स तो दोनों ही खत्म हो गए, तो नाम क्या हो गया इसका, स्क्वायर प्लैनर। तो दिस इज स्क्वायर प्लैनर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका क्या हो रहा है, ज्योमेट्री क्या होती जा रही है, चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, लोन पेयर्स की प्रेजेंस के कारण आपकी ज्योमेट्री क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो अगेन यहाँ पे कौन सा रिपल्जन होगा, देखिए लोन पेयर है और साथ में बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन है, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्जन भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन भी है, और बॉन्ड पेयर तो होता है, यहाँ पे तीनों तरह के रिपल्जन है, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिपल्जन है, बॉन्ड पेयर रिपल्जन है, ठीक है। थैंक यू।